चौथे टी20 में पाकिस्तान को कीवीज के हाथों बदतरीन शिकस्त। पूरी टीम 105 रन पर ढेर। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बरतरी हासिल। सीरीज में नाकामी की वजूहात क्या, जानेंगे प्रोग्राम में। यौम पाकिस्तान का भरपूर जोश और मिसाली जज्बा नुमाया। 50वीं यौम पाकिस्तान पर करारदाद पाकिस्तान की यादें ताज़ा होंगी। यौम पाकिस्तान पर बोल का कौम के लेजेंड्स और हीरोज को सलाम। स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान आज होंगे दुनिया बोल है में हमारे मेहमान। टेनिस के खेल में पाकिस्तान का तारीखी कारनामा। ITF मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में एहसान उल हक और अकील खान ने गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। टेनिस फेडरेशन के सदर फख्र पाकिस्तान एहसान और अकील आज होंगे हमारे मेहमान। और माह सियाम में जितना अच्छा खाएंगे उतने ही पुरकशिश और सेहतमंद नजर आएंगे। आज किचन सेगमेंट में कौन सी सेहत बख्श रेसिपी बनने जा रही है, जानने के लिए बोल के जायके लाजमी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोल है की रमजान ट्रांसमिशन में आप सभी को खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया सुंदस और मैं हूँ सैयद फैसल करीम। आज 23 मार्च यौम पाकिस्तान। 85 साल कबल आज ही के रोज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मुदब्बिराना क़यादत, अल्लामा इकबाल के इनकलाबी अफकार से मुज़य्यन तहरीक पाकिस्तान अपने नुक्ताए उरूज को पहुंची और एक बाशऊर और जिंदा दिल कौम ने गुलामी से छुटकारे का अहद किया। और फिर चंद ही साल में, यानी कि सिर्फ 6-6.5 साल के कलील अरसे में ये अहद क़याम पाकिस्तान की सूरत में तकमील को पहुंचा। ये सफ़र नशेब फराज की एक दास्तान है। ईमा, तंजीम और यकीन मुहक्कम के सुनहरी नस्बुल ऐन से इस नवाइज़ा रियासत का संगे बुनियाद तो रख दिया गया, लेकिन इस ख्वाब की ताबीर अब भी बाकी है। आज यौम पाकिस्तान के मौके पर हमने अपने असलाफ की ताबिंदा रिवायात के तसलसल का अहद करना होगा, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? इस सिलसिले में बतौर फ़र्द हमारी आपकी क्या जिम्मेदारी है? इस रियासत ने तो हमें पहचान दी, लेकिन इसके बदले हमने पाकिस्तान को क्या देना है? इसी पे आज मजीद बात करेंगे। और शो में आज हमारे साथ ऐसे मेहमान मौजूद होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के उफक पे चमकाया। लेकिन आगाज़ करेंगे आज एक अफसोसनाक वाक़ये से जो कि हुआ न्यूजीलैंड में। हम सब ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि आज का बड़ा ज़बरदस्त दिन है, इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो विक्ट्री सेलिब्रेट नहीं कर सकी। अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो तीसरा T20 हुआ था जिसमें शानदार परफॉर्मेंस दिखाई थी, वो परफॉर्मेंस दोबारा नहीं दिखाई दी और पाकिस्तान शिकस्त खा गया। कीवीज ने 115 रन से मैदान मारकर सीरीज जीती। मेजबान टीम ने 6 विकेटों पर 220 रन का पहाड़ खड़ा किया। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है फैसल कि हमें जब ये बात बड़े अच्छे से पता है कि न्यूजीलैंड बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को क्यों नहीं और स्ट्रॉन्ग करते, क्यों नहीं हम और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं? जी, अब हम तो क्या ही बात करें। मेरे ख्याल से क्रिकेट एक्सपर्ट को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं। सैयद हैदर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। आज का मैच देखकर न्यूजीलैंड के खिलाफ तो पहला वाला मैच याद आ गया होगा। क्या बैटिंग तो क्या बॉलिंग, क्या कहेंगे आप इस कारकर्दगी पर? देखिए, एक मैच जीत के आप ये नहीं कभी भी सोच सकते हैं कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। आपने उससे पहले कितने सारे मैचेस हारे थे, उसके बाद एक मैच में आप अगर जीते थे और उसमें आपकी बैटिंग और बॉलिंग चल गई थी, तो वहाँ पे टीम को रिलैक्स नहीं होना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात ये है कि न्यूज़ीलैंड ने उस मैच के बाद काफ़ी कैलकुलेट किया पाकिस्तान को, काफ़ी उन्होंने काउंट किया और हसन नवाज़ ने जो बैटिंग की थी, उन्होंने उसको काउंट किया कि कहाँ पे उसके फ्लॉज़ हैं और उसी फ्लॉ पे उसने बॉलिंग की, उनके बॉलर्स ने। देखिए, बड़ी टीमें जो होती हैं, वो हमेशा अपनी तैयारी भी करती हैं और दूसरों की बैटिंग और बॉलिंग को भी काउंट करती हैं, उसको एनालाइज़ करती हैं। आज न्यूज़ीलैंड ने बड़ा अच्छा हसन नवाज़ को चेज़ किया, उनको पता था कि वो बैट स्विंग करता है, इसलिए उन्होंने गुड लाइन में बॉलिंग की और थोड़ा-सा बॉल को उन्होंने जो है वो स्पीड कम रखी, ताकि बैट्समैन जो है उसको वेरिएशन मिले। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर हमारे बैट्समैन और बॉलर्स इस चीज़ को समझते होते और हमारे कोचेज़, तो मेरे ख़्याल से आज ऐसा नहीं होता। अच्छा, अब इसमें हम हैदर भाई, हारते भी अगर हाँ तो इतनी इसमें पूरी तरह नहीं हारते। हाँ इसमें ये भी है कि जब जिस मैदान में ये मैच हो रहा है माउंट मैकडागन, वहाँ पे जी, सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है और बाउंस कितना ज़बरदस्त आ रहा था। जी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आज आप दूसरा ही ओवर स्पिनर से कैसे करवा सकते हैं? ये खुशदिल शाह यही को बिल्कुल। कैसे? दिस इज क्राइम इन कैप्टनसी। ये पहला ओवर आपने देख लिया, शाहीन का बॉल अंदर स्लांट इन हो रहा है। आप जी, जी। दूसरा ओवर आपने पेसर को क्यों नहीं दिया? मुझे साइंस समझ में नहीं आई भाई। देखिए, फैसल, आप भी माशाल्लाह क्रिकेट पे अच्छी नज़र रखते हैं, मैंने देखा है और आपके अच्छे तबसरे होते हैं।
आपको भी पता है ये बात कि जब आप पहले बॉलिंग करते हैं, इसका मतलब है आपको पिच में कुछ नज़र आ रहा है। यस। क्या नज़र आ रहा है? अ, यकीनी तौर पे पेस नज़र आ रहा है, बाउंस नज़र आ रहा है उसके अंदर। तो जब आप बाउंस और पेस की वज़ह से आप पहले बॉलिंग कर रहे हैं टॉस जीत के, इट मीन्स दैट कि आपके पास आपके फास्ट बॉलर्स को जाना चाहिए, यस। आपके प्राइम बॉलर्स को जाना चाहिए। उसके बजाय आप एक जुज़-वक़्ती बॉलर, आपका पार्ट पार्ट टाइम टाइम। बॉलर, खुशदिल शाह के साथ आप जा रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आई कि आपकी प्लानिंग क्या थी? अच्छा, दूसरी बात ये है कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि आपने अपने स्पिनर्स को क्यों वहाँ पे लाए? आपको स्पिनर लाना उस वक़्त चाहिए था जब उनकी बैटिंग 1-2 विकेटें गिर चुकी होती। ओपनर्स तो उनके पहले ही एक बेखौफ इनिंग खेल रहे हैं। तीसरा मैच था, आज चौथा मैच था और 4 मैचों में उन्होंने मुसलसल बहुत ही निडर क्रिकेट खेली है। तो स्पिनर्स के खिलाफ तो वो चलते ही नहीं है वैसे भी। जी। स्पिनर्स उनके खिलाफ नहीं चलते हैं। तो हमारी प्लानिंग आज बिल्कुल सिफ़र थी। और उसमें कहीं पे भी उसमें कोई उसमें प्लान हैदर साहब, उसमें एक और चीज़ भी यही है, मैं 2 चीज़ें हैं, एक हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर और एक हमारे होते-होते ना होने वाले कप्तान जो कि बन गए नायब कप्तान। माशाल्लाह अल्लाह नज़रे बद से बचाए, भाग लगे रहण जिसको पंजाबी में कहते हैं। 4 ओवर में 1 कम 50 दोनों भाइयों ने मिलके, शाहीन शाह अफरीदी, जी, शादाब खान, जी, 4 ओवर में 50 रन टी20 में, चले तो एक बॉलर दे दे, दोनों हमें दुख दे रहे हैं। ऐसी जी, विकेट पे हमने असेस नहीं किया कि हमें स्पिनर के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। जी, हमने बिल्कुल। धड़ल्ले से खिला दिया और उसका शाखसाना हमारे सामने। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, बिल्कुल आपकी सही बात है। अच्छा देखिए शाहीन शाह अफ़रीदी अपनी पेस को यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ़ यॉर्कर पे जाते हैं। हर बॉल वो ओवर पिच करने की कोशिश करते हैं। देखिए ओवर पिच वहाँ पे कामयाब होती है, जहाँ आपको थोड़ा-सा रिवर्स स्विंग मिल रहा हो। न्यूज़ीलैंड में तो आपको बाउंस यूज़ करना है। वहाँ पे आप बाउंस को जितना अच्छा यूज़ करेंगे, हमारे माज़ी में जितने बड़े फ़ास्ट बॉलर्स थे, चाहे वसीम अकरम हो, वक़ार हो, जो भी हो, वो बाउंस को यूज़ करते थे। ये मैंने पहले फ़ास्ट बॉलर देखे जो बाउंस को वहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं और यही चीज़ वहाँ पे उनकी नाकामी का सबब बन रही है। और शादाब खान तो मुझे नहीं पता कि वो किस बुनियाद पे टीम में है। ना उनकी बॉलिंग है, ना उनकी बैटिंग है, ना फील्डिंग भी वो अच्छी नहीं कर पा रहे हैं और मिस फील्डिंग भी आज उनसे हुई है। तो आपके जो प्लेयर्स हैं वो मिसफिट हैं बिल्कुल। जब मिसफिट फील्डर्स होते हैं प्लेयर्स होते हैं तो टीम का रिजल्ट तो और फिर यही हैदर भाई, होगा। अब शादाब की बात चल ही निकली है, तो मुझे ये भी बताएं कि हम आई थिंक वी वर 3 डाउन ना, और उस वक्त इतना बड़ा टारगेट हम शादाब को भेज रहे हैं 5वें नंबर पे, और उनकी बैटिंग वो कितने ज़बरदस्त हैं। आज एक तेज़ विकेट पे हल्का सा इन स्विंग बॉल ने साबित कर दिया कि हम जानबूझ के शादाब को ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करे जा रहे हैं, लेकिन वो बन के नहीं दे रहे हैं। आपके सामने वी आर गोइंग नो वेयर। वो एक मैच हम जीत गए ना, उस पर भी मेरे प्रोड्यूसर को याद होगा, मैं उनसे कह रहा था कि यार ये हसन जो है ना, ये टल्ले मार रहा है, ये बल्ले घुमा रहा हाँ, है, और बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कन्नियों के छक्के आ रहे हैं क्योंकि वो छोटा मैदान था। ये वाला जी, थोड़ा सा बड़ा मैदान हुआ तो समझ में आ गई। सो द थिंग इज कि हैदर भाई, हम सिर्फ एक मैच पे खुश हो रहे थे, ज़रूरत नहीं है, हाँ। जो रियलिटी है वो हमारे सामने आ गई। एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल सही बात है बिल्कुल। और हमेशा बड़ी टीमें और बड़े प्लेयर्स वो एक मैच जब जीतते हैं उसके बाद उस पर काम करते हैं कि आगे हमने कैसे इसको कंटिन्यू करना है। कंसिस्टेंसी तो हमारे यहाँ है ही नहीं, किसी भी चीज़ में नहीं है। हम मुस्तकिल मिजाजी तो है ही नहीं। तो आज भी और सबसे मुझे जो बुरी बात लगी कि आपने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने उस लड़के को भेज दिया जिसका ये दूसरा मैच। यानी आप कहाँ पीछे छुप रहे हैं? आकिब जावेद, सलमान अली आगा क्यों पीछे छुप रहे हैं? उनको सामने आके बात करनी चाहिए थी। उन्होंने अब्दुल समद को भेज दिया कि अब्दुल समद से आप सवाल करें। यानी आप अपने नए लड़कों को बर्बाद भी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तो इस तरह की टीमें नहीं बना करती हैं। हमेशा बड़ी टीमें वही होती हैं जो सामने आके फ्रंट से लीड करती हैं और हमारे यहाँ इस वक़्त फ्रंट से लीड करने वाला कोई नहीं है। हम्म। जी। नहीं, मैं वैसे ही वैसे पूछना चाह रही थी कि जी, कि अहले साहब ने कहा ना कि आपने एक नए प्लेयर को वहाँ भेज दिया, टीम की परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो क्या हम कोई चीज़ इनको पहले से तैयार नहीं करते मेंटली? मतलब हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती, बस हम उठा के ग्राउंड में जिसको हाथ लगे उसको पकड़ा और ग्राउंड में उतर गए, कोई प्रॉपर प्लानिंग के तहत नहीं क्या क्रिकेट होती? सुंदर ये बड़े दावे करते हैं प्लानिंग के, बहुत दावे करते हैं, लेकिन आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो सामने नज़र आती है। ये प्लानिंग इनकी कुछ नहीं है। इनकी प्लानिंग आज सिर्फ़ ये थी कि चौथे ओवर में रोज़ा खोलना है। उसको इतना उन्होंने एक्सपोज़ किया था, इतना एक्सपोज़ किया था, कमेंटेटर भी, कैमरामैन भी, सब वही दिखा रहे थे। अरे यार, आप मैच खेलने गए हो या रोज़ा खोलने गए हो वहाँ पे?
बिल्कुल, ये तो चले एक बड़ा लंबा टॉपिक है। चलें अब आते हैं ज़रा, एक तो हमने बात कर ली ना, एक ऑलराउंडर जिनको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बात कर ली। सर दूसरा ऑलराउंडर जो अपने मुँह से कहते हैं कि हाँ, मैं ऑलराउंडर हूँ, शाहीन शाह अफरीदी। मेरे ख़्याल से इट्स हाई टाइम हैदर भाई, इट्स हाई टाइम जी। कि इन लड़कों को बताया जाए भाई आपका प्रॉपर रोल क्या है? पता नहीं शाहीन शाह अफरीदी को उनके घर से किसी ने कह दिया है या माज़रत के साथ खुद शाहिद अफरीदी ने कह दिया है कि भाई तू लंबे छक्के मार, लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल कर, बॉलिंग तो होती रहेगी। आई मीन क्यों हमारे मसला है ना हैदर भाई, जब आप पिच पे खड़े होते हैं, आप एक डिफाइंड रोल के साथ आते हैं और आपको पता होता है कि मैंने पहले से लेके 6 तक ऐसे खेलना है, 6 से लेके 10 तक ऐसे खेलना है। अभी शाहीन शाह अफरीदी नहीं है बल्लेबाज भाई, नहीं है, आप नहीं है बल्लेबाज। उसके बिल्कुल बावजूद सही भी बात। उनको बिठाया, मतलब कि भेजा जा रहा है जी बैटिंग करें। खुश दिल सा हो गए, मतलब कि तकलीफ होती है। बड़ी मुश्किल से टीम कभी अच्छा करती है उसके बाद ऐसा करती है। सो द जी। लैकिंग ऑफ अ डेफिनेशन ऑफ द रोल ऑफ द प्लेयर्स इज द की इशू राइट नाउ। एग्ज़ैक्टली, यही यही इस वक़्त प्रॉब्लम है कि जिसका जो रोल है, वो डिफ़ाइन भी नहीं है और एप्लाई भी नहीं है। यानी उसकी एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, जो रोल है। तो जब आपको रोल भी डिफ़ाइन नहीं है और अगर डिफ़ाइन हो भी गया, तो उसको आप एप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फिर रिज़ल्ट यही ऐसे ही होगा। और इस वक़्त आप देखें, आपकी टीम में, हमारी टीम में इस वक़्त सिर्फ़ 3 बैट्समैन हैं, बाकी सारे तुक्केबाज़ हैं। यानी सलमान अली आगा और 2 ओपनर, वो बैट्समैन है। बाकी सारे जो है वो तुक्के, लग गया, नहीं लगा, नहीं लगा। ऐसी टीमें नहीं चलती हैं। न्यूजीलैंड में देखें, की टीम में देखें, उनके 5 बैट्समैन थे। आप ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें, इंडिया की देखें, 5 या 6 बैट्समैन वो खिलाते हैं। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ऑलराउंडर पे सारा जोर है। यानी आकिब जावेद से जब बार बार हम पूछते थे कि खुशदिल शाह का क्या रोल है, यार वो बॉलिंग कर लेता है, बॉलिंग कर लेता है। यार आप बॉलर, आपको बॉलर चाहिए या बैट्समैन चाहिए, ये अभी तक इनको नहीं पता है और यही हमारी हारने की वजह बन रही है। चले हैदर भाई, अब वजूहात तो एक नहीं अनेक है और हम तो इसी तरह बैठे रहेंगे, बात करते रहेंगे, दिल के फफोले आप भी फोड़ते रहेंगे, हम भी फोड़ते रहेंगे। लेट्स सी कि कब हम ट्रैक पे आ सकते हैं। नहीं फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हैदर, आप मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। पाकिस्तान में आबादी को 49% जो है हमारी, उसका जो 49% हिस्सा जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल आई है। डोंट एग्री टू दैट, इट्स 51%, इट्स मोर इट्स देन, इट्स 51%, मोर वाओ, देन इट्स 50%। जी। 51%, ह्यूज, इट्स ह्यूज। बट आज भी मुल्क में ख़वातीन को हरासानी, बदसलूकी और इम्तियाजी सलूक का सामना है। वैसे तो ख़वातीन पर होने वाले मज़ालिम पर अक्सर हम आवाज़ उठाते हैं, नेशनली और इंटरनेशनली भी आवाज़ उठाई जाती है, बट आज भी पाकिस्तान के कई देहातों में और छोटे छोटे शहरों में ख़वातीन के साथ काफ़ी बदसलूकी देखी जा रही है और उसकी मिसालें भी मौजूद हैं, उनकी वीडियोज़ भी मौजूद हैं। अब ऐसे में इस तमाम तर माशरे में कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो कि मिसाली बनती हैं, जो इन वाक़यात की रोकथाम के लिए आगे आती हैं, जो मिसाल बनती हैं उन ख़वातीन के लिए, और उन्हीं में से एक है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, जहाँ पे ख़वातीन पे इस मुल्क में बेहद दर्जा जुल्म होता है। वहीं पे ऐसी ख़वातीन हैं जो सीना सपर, आँखों में आँखें डालकर आज के दिन की मुनासबत से ये अहद करती हैं कि चाहे वो इस मुल्क की बेटी या फिर इस मुल्क के किसी भी फ़र्द या फिर इस मुल्क की ज़रूरत पे कोई खुदा ना खास्ता मैली आँख से आँख उठा के देखने की कोशिश करे, तो वो सामने सामने मौजूद रहती हैं। आज के दिन, आज की मुनासबत से, यौम पाकिस्तान की मुनासबत से ऐसी ही एक मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एसएसपी सिंध शहला कुरैशी साहिबा। शहला साहिबा, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो आपको यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले तो शहला साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान की ख़वातीन का किरदार पाकिस्तान की तरक्की में देखें तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना से लेके बेगम राना लियाकत अली, फिर शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और फिर उसके बाद आप जैसी वो तमाम तर ख़वातीन जो अपना घर और हमारा मुल्क एक साथ लेके चल रही हैं। आप लोग बड़ा ज़बरदस्त सा मैनेज करते हैं। आज के दिन की मुनासबत से कौम को कैसे पैगाम देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने आज के इस बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू को हाईलाइट भी किया। और सबसे पहले 23 मार्च यौम तजदीद अहद वफ़ाए वतन सबको मुबारक हो। और पाकिस्तान के अंदर यूँ तो ख़वातीन हर शोबे में ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं, लेकिन बिलख़ुसूस पुलिस के अंदर हमने काफ़ी इनिशिएटिव्स भी लिए और
जैसे कि आप अभी बात कर रहे थे ख़वातीन की हैरेसमेंट और दीगर मसाइल के हवाले से, तो हमने पुलिस के अंदर काफ़ी जो है वो इक़दामात लिए और ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के हवाले से उनके जितने भी जो मेंटल टॉर्चर है, साइकोलॉजिकल टॉर्चर है, फ़िज़िकल टॉर्चर है, डोमेस्टिक वायलेंस, इस तरह के जितने भी मसाइल हैं उससे निपटने के लिए हमने WCPCs का क़याम किया। वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स पूरे सिंध में मौजूद है और इसके बाद हमारे पास बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर भी होने लगी और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होने लगा। जी। शैला साहिबा, इस वक़्त आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं और स्पेशली ख़वातीन, आप हम सारी ही ख़वातीन के लिए इंस्पिरेशन हैं। मैं चाहूँगी आप एक छोटी-सी एक समझ लें, एक मैसेज समझ लें या मोटिवेशन समझ लें, उन तमाम ख़वातीन को दें जो आज घर में बैठी हैं या ये सोच रही हैं कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम ये नहीं कर सकते। देखिए ख़वातीन तो हर मैदान में आगे आ सकती हैं और बिल्कुल। ख़्वाह वो घर के अंदर कामकाज से लेकर वर्क फील्ड के अंदर या महाज पर लड़ना या कहीं पे भी मुल्क और कौम की हिफाजत करना, तो हर महाज पे ख़वातीन मौजूद हैं, ख़्वाह वो पायलट हो या जो है वो कमर्शियल, हमारे पास पायलट की एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसके अलावा पायलट की एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। देखिए, ख़वातीन ने हर फ़ील्ड में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, ख़वातीन किसी से किसी तरह भी कम नहीं है। अल्लाह ताला ने अक्ल व शऊर की जो क़ुव्वत है वो ख़वातीन के अंदर उतनी ही रखी है जितनी मर्दों में रखी है। वी आर ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर ऑल। और ख़वातीन को स्पेस देने की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे वर्क फील्ड में हम देखते हैं वर्क फोर्स बहुत ही कम है, जो कि 19% तकरीबन मानी जाती है और यूँ तो 54% हमारी ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन अंडर यूटिलाइज्ड है। तो वी वांट कि मोर वुमेन शुड कम फॉरवर्ड और ख़वातीन जो है वो किसी भी डोमेन में अपना किरदार अदा कर सकती हैं, ख़्वाह वो घर में बैठ के स्पाइसेस बना रही हों या वो एंटरप्रेन्योरशिप किसी भी तरह से हुँ, कर रही हों, पाकिस्तान की इकॉनमी को कंट्रीब्यूट कर रही हों। हुँ। सो आई सैल्यूट दोज़ वुमेन जो पाकिस्तान की इकॉनमी में कहीं न कहीं जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं। ख़्वाह वो घर में बच्चों की अच्छी तरबियत करके एक अच्छी नेशन मुल्क को दे रही हैं। तो ये भी ख़वातीन की जो है वो एक यकीनन। वो है बेहतरीन उनका किरदार है मुआशरे के अंदर। और जहाँ कहीं पे भी हम अपनी तालीम पे तवज्जो दें और एक अच्छी नेशन के लिए अपनी औलाद को, अपने बच्चों को, इस कौम के बच्चों को अच्छा ग्रूम करें, अच्छा ट्रेन करें, ताकि जो समाज के अंदर क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनका हम खात्मा कर सकें और एक पुरसुकून पाकिस्तान का जो है वो आगाज़ कर सकें। यकीनन। शैला साहिबा, आज के दिन की मुनासबत से तो आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। आपकी मौजूदगी का जी। फ़ायदा उठाते हुए एक चीज़ मैं आपसे सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। हमारे माशरे में इम्तियाज़ी सलूक के वाक़यात ना बहुत बढ़ते जा रहे हैं। यकीनन ज़ुल्म-ओ-सितम तो ऑब्वियसली जेंडरलेस ही होता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे माशरे में जेंडर बेस्ड जो बायसनेस है ना, वो बहुत ज़्यादा है और समझा जाता है क्योंकि औरत है, खुदा ना ख़ास्ता कमज़ोर है, आवाज़ नहीं उठा सकती, कोर्ट के चक्कर कैसे लगाएगी, पुलिस थानों में कैसे जाएगी, उसको वहाँ पे हज़ीमत का सामना करना पड़ेगा, मलबा सारा औरत पे डाला जाता है, अकेली क्यों निकली, रात को इतने बजे से इतने बजे तक क्यों निकली, तो आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप जी जैसी हाँ। ख़ातीन जब ऐसी ऐसे ऑफ़िस बेरर्स बनते हैं, आप कैसे एंश्योर करती हैं पहली चीज़, एक तो ये जो सिनफ़ी बुनियाद पे इम्तियाज़ बरता जाता है और सिनफ़ी बुनियाद पे जो ज़ुल्म किया जाता है, उनकी रोकथाम और दूसरा कैसे थानों को ख़ातीन के लिए उनका ईज़ ऑफ एक्सेस मज़ीद बेहतर बनाया जाए, ताकि सिर्फ़ लोगों का नहीं, ख़ातीन का भी ट्रस्ट जो है, वो थानों पे, पुलिस जी। पे मज़ीद बढ़े? थैंक यू सो मच, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जिसमें ख़वातीन किस तरह से विदाउट प्रोसीडिंग टू द पुलिस स्टेशन अपने साथ होने वाली डिस्क्रिमिनेशन का उन तमाम तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक का मदावा कर सकती हैं। इस हवाले से हमारे पास जहाँ कहीं पे भी इंटरनेट डिजिटल फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, हमने WCPC का ऑनलाइन क़याम किया, एप्लीकेशन बनाई ताकि उसके ऊपर कंप्लेनेंट अपनी मसाइल को दर्ज कर सकें। ना सिर्फ ये बल्कि ऑन बिहाफ ऑफ द कंप्लेनेंट, सर्वाइवर के बिहाफ पे कोई भी शख्स कंप्लेन कर सकता है जो कि जी होश है, पढ़ा लिखा है, उसको समझ आता है कि ये मसला है और इस तरह से इंटरनेट का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन है 1715, उस पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के अलावा हमने अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन का जो है वो ख़वातीन डेस्क तैनात किए। पूरे सिंध के अंदर हमने ख़वातीन के डेस्क बनाए, उन पे ख़वातीन को ही तैनात किया ताकि एक कम्फर्ट ज़ोन में ख़ातून अपना मसला ख़ातून के साथ डिस्कस कर सके। वो थानों के अंदर नहीं बनाए हमने, वो हमने SSP ऑफिसेज़ के अंदर जो है वो WCPC सेंटर्स का क़याम किया ताकि ख़वातीन को वहाँ पर एक कम्फर्ट ज़ोन का एहसास हो, उनके लिए एक अच्छा एम्बियंस का एनवायरनमेंट है ताकि वो अपने मसाइल वहाँ पे बिला तकल्लुफ़ हल करवा सकती हैं। और इस तरह हमने कोई 12,000 से ज़ायद कंप्लेंट्स को रिज़ॉल्व किया विदाउट एनी FIR बीइंग लॉन्च्ड। और जिस तरह आपने कहा, मेंशन किया कि कचहरी से लोग कोर्ट कचहरी से दूर भागते हैं कि जी क्रिमिनल बिल्कुल। जस्टिस सिस्टम में बड़ी तवालत है, तो उस तवालत से बचने के लिए हमें फ़ौरन इंसाफ भी मिल जाए।
मेरे पास पर्सनली बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, मेंटेनेंस का इशूज़ है, बच्चों की चाइल्ड कस्टडी का इशू है, या डाउरी के केसेस हैं, या तलाक हो गई है और ख़वातीन का सामान जो है वो तोड़ रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनको दिखा रहे हैं कि देखिए हम आपका सामान डैमेज कर रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे अनासिर हैं जिनका हमने खिला कमा किया और ख़वातीन को उनसे इंसाफ दिलाया। चलें ऑल्दो ये ठीक है। काम पुलिस का नहीं है बट डायरेक्टली, हाँ, लेकिन लेकिन इसको आप अपनी चूँकि अल्टरनेट डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन बिल्कुल, ये ज़िम्मेदारी समझते के हुए फिर तहत आप वो हमने करती हैं और मैं एक मर्तबा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। यौम पाकिस्तान के मौके पे आपने हमें वक़्त दिया, एसएसपी शैला कुरैशी हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे कि हमने आपको इब्तिदाइया में बताया था कि आज हमारे पास ऐसे बहुत सारे मेहमान होंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम हर चंद रोशन किया है और जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने की बात आती है, एक नाम ऐसा है कि जिसने सिर्फ रोशन नहीं किया है बल्कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऐसा उभारा है कि आज तक दुनिया पाकिस्तान को उसके नाम से जानती है। मैं बात कर रहा हूं जनाबे वाला 10 दिसंबर 1963 को पैदा होने वाले एक ऐसे लेजेंड की कि जिन्होंने रिकॉर्ड वर्ल्ड ओपन टाइटल 6 बार अपने नाम किया और ब्रिटिश ओपन टाइटल 10 बार अपने नाम किया। और एक वक्त ऐसा था 1981 से लेकर 86 तक कि जब इस शख्स को दुनिया में कोई हरा नहीं पा रहा था। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान, हमारे लेजेंड, सिर्फ स्क्वॉश लेजेंड नहीं बल्कि पाकिस्तान के लेजेंड। जहांगीर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, यौम पाकिस्तान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी वालेकुम सलाम और सबको मेरी तरफ से यौम पाकिस्तान मुबारक हो। माशाल्लाह हम हर साल की तरह एक बहुत जोश खरोश से बनाते हैं और मुझे भी इसकी बड़ी खुशी है। जी बिल्कुल जी, जी जहांगीर साहब, आज का जो दिन है इस अजीम ख्वाब की यादें ताज़ा करता है जब 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई और मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन की बुनियाद रखी गई। क्या कहेंगे आप इस तारीखी दिन के मौके पर? बिल्कुल जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारी जो बुजुर्गों की जो कुर्बानी है इस मुल्क को बनाने में और जिस तरीके से उसको मुस्तैद करने में, जितनी भी तारीफ की जाए मैं समझता हूँ बहुत कम है, क्योंकि इस तरह की मिसाल मिलती नहीं है कि जो एक जिन हालात में मुल्क को बनाया गया और जिस तरीके से जिस विजन को उसको आगे ले जाने की उन्होंने एक मुहिम चलाई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी एक अपनी सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है कि हमारी अपनी एक खुद एक आइडेंटिटी है, एक हमारा अपना घर है, एक हमारा अपना मुल्क है। और जो मैं समझता हूँ कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो इन चीज़ों से महरूम होते हैं, जो बहुत से लोग ऐसे इन चीज़ों से महरूम होते हैं और जिनको ये वसाइल नहीं मिलते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग 77 ईयर्स के उसमें लगभग में घूम रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि इस तरह की धरती जो है, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती, क्योंकि मैंने दुनिया घूमा है। मगर ये है कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो मुझे जो इसकी एक सुकूनियत और जो कहते हैं ना कि एक आपके अंदर जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती है। बेशक। जहांगीर साहब, आपका वक्त उससे पहले का एक वक्त जिसमें सारे लेजेंड स्क्वाड प्लेयर्स थे, फिर आपके साथ जानशेर खान साहब का वक्त, और उसके बाद बीच में एक बिल्कुल। ऐसा पीरियड आया कि जहाँ पे हम स्क्वाश में अच्छा नहीं कर रहे थे, लेकिन खुशकिस्मती से एक मर्तबा फिर जैसा कि आप हमें मिले टैलेंट, उसी तरीके से अब बहुत सारी बच्चियां हैं और बच्चे हैं कि जो दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। आप यू नो इट बेटर देन मी कि स्क्वाश के कोर्ट में इस वक्त इजिप्ट जैसा मुल्क कितना बड़ा जिन बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए, लेकिन हाल फिलहाल में इजिप्ट को जाके हराना, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन जैसे ममालिक को हराना, पाकिस्तान के प्लेयर्स ने, स्क्वाश प्लेयर्स में एक मरतबा फिर वो चीज़ देखने में आ रही है। कैसी होप्स हैं आपको आज की जो पेडिग्री है हमारी स्क्वाश की उनसे? देखिए माशाल्लाह हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है और मैं ये कहता हूँ कि टैलेंट को सही मायने में अगर ग्रूम किया जाए तो उनको उस तरीके से ग्रूम किया जाता है कि जो उसके पीछे एक एक्सपर्टीज शामिल होती है और वो लोग जिन्होंने इसमें सारी ज़िंदगी गुजारी होती है। तो मैं अभी भी ये कहूँगा कि हमारे पास जूनियर्स लेवल पे माशाल्लाह बहुत अच्छे बच्चे हैं जो ये टैलेंट रखते हैं और जिनमें ये सलाहियत है कि वो उस अपर लेवल तक पहुँच सकते हैं। मगर अभी भी मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ नहीं हो रही जिस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ल्ड चैंपियन बनने में और एक उस लेवल तक पहुंचने में उसकी जो एक प्लानिंग होती है, उसकी जो एक एक्सपर्टीज होती है वो टोटली डिफरेंट होती है। और यही वजह आप देखें दूसरे ममालिक में जैसे इजिप्ट है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये जो कामयाबी हासिल करते हैं कि उनकी वजह ये होती है कि उनकी प्रोफेशनलिज्म जो वर्क है वो बड़ा इनपुट करता है और उसमें वो उस पे काम करते हैं कि जो उनको एक टास्क दिया जाता है। तो अभी भी हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, आना तो कोई मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज भी बच्चे अगर वो करने पे आए उस डेडिकेशन के साथ जितना हमारे पास में वर्ल्ड चैंपियन करते थे,
तो आजकल का तो सोशल मीडिया का दौर है, ग्लैमरस विद इन 5 मिनट में दुनिया में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो इससे बड़ी क्या सपोर्ट मिल सकती है? और मैं यही बच्चों को कहता हूँ कि मेहनत के बगैर और एक आपका अपना विज़न ना हो, तो ये चीज़ें नामुमकिन होती हैं, मगर आप उसको अगर मुमकिन बनाना चाहें, तो हर चीज़ आप अबूर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जहांगीर खान साहब, आज के दिन की मुनासबत से आप कोई पैगाम देना चाहें? मैं सिर्फ अपने लोगों को यही कहूँगा कि स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो इस फील्ड में भी आ रहे हैं, दूसरी फील्डों में भी कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ कि कभी अपनी आइडेंटिटी को नहीं भूलना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी, अपनी रूट्स और अपने जो जितने भी बड़े लोग जिन्होंने काम किए हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया है, उनसे सीखें, उन्होंने क्या-क्या इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया है। और ये एक ज़ाहिर-सी बात है, एक टॉर्च होती है कि जो एक वन टू अनदर पास ऑन होती है, और मुझे ये पूरा यकीन है कि जो हमारी ये यंग जनरेशन आ रही है, उनको ये सोचना ज़रूर चाहिए कि एक मेहनत के साथ, मेरिट के साथ और डेडिकेशन के साथ कोई भी काम करने जाएँ, आपको सब कुछ मिल सकता है। सिर्फ़ इस चीज़ों को फ़ोकस होना बहुत ज़रूरी है, और आपकी जो कमिटमेंट है, वो 100% इसके ऊपर होनी चाहिए। फोकस, मेहनत, कमिटमेंट की आला उम्दा मिसाल जीती जागती आप ही हैं हमारे सामने जहांगीर साहब। एक मरतबा फिर बोल की तरफ से, हमारे मॉर्निंग शो की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ करते हैं जैसे आपने अपने प्लेइंग एरा में पाकिस्तान को पहचान दी, अब हम इस्तिफादा कर सकें आपके इस टेन्योर से, और आप लोगों को मज़ीद सिखा सकें, हमारी जो फेडरेशन है उसके लिए बेहतर से बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद मेहरबानी। थे स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर, और अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं। जी बिल्कुल, अब ब्रेक का वक्त हो जाता है, लेकिन ब्रेक के बाद एक और ज़बरदस्त पर्सनालिटी, बल्कि दो ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो जल्दी से जाइए, ब्रेक लीजिए और वापस आइए, हम यहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बोल के जायके में एक मर्तबा फिर खुशामदीद जनाब। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने देखा और ब्रेक के बाद अब हम देख रहे हैं कि भाई क्या पकने वाला है। तो ये आज जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ ना, ये यूजुअली ढाबों पर बनाई जाती है, और जो लोग कहते हैं ना जो ढाबे वाला टेस्ट है वो नहीं आ रहा, ये ढाबे वाले खाने, तो वो आज हम ढाबे वाला खाना बनाने वाले हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाने वाले हैं। लेकिन जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताती चलूं कि ये जो ज़बरदस्त टेबल और पकवान सजाने में, बनाने में हमारा साथ दे रहे हैं डालडा। जहां मामता वहां डालडा। 80 सालों से जायद तमाम माओं का एतमाद और भरोसा डालडा पर है। डालडा ला रहा है ईद से पहले ईदी 250 रुपए तक की बचत, और थ्रू आउट रमजान डालडा की पैकेजिंग नई इंट्रोड्यूस करवाई है, जो कि आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। रोजाना मैं इंडोर्स करती हूँ, मैं आज भी आपको ये बताऊंगी कि ये वाली बॉटल स्पेशली जो कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये अगर आप 1 टीस्पून पी लेते हैं सहरी में और इफ्तारी के फौरन बाद, तो आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। दोनों में से किसी एक टाइम आपने पीना है, ये मैं खुद भी पीती हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ज़रूर बताती हूँ कि गट हेल्थ इससे बहुत अच्छी हो जाती है। और डालडा की जो पैकेजिंग आई है वो तो छोड़ें, लेकिन मेरी फेवरेट पैकेजिंग ये वाली है, क्योंकि वो जो 1 लीटर वाला ऑयल का पाउच था पहले, वो रखने में बड़ा मसला हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो कोई मसला नहीं होगा। ये वो पाउच है और ये आपने इस्तेमाल करके ऐसे करके रख देना है बाआसानी। और उसके बाद आ जाते हैं हमारा साथ देने के लिए सबरूसो। सबरूसो कभी भी अपनी क्वालिटी, अपनी पैकेजिंग, चिकन की क्वालिटी के ऊपर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सारे इंग्रेडिएंट्स इनके पैकेट के पीछे, इनके बॉक्सेस के पीछे प्रॉपर्ली मेंशन्ड होते हैं विद एक्सपायरी डेट, और इनकी इतनी वैरायटी है। अगर आपने देखा हो जगह जगह आजकल पूरे शहर में जो है, कराची में बिलबोर्ड्स में देख रही हूँ सबरूसो के आइटम्स लगे हुए हैं, उसके ऊपर बचत भी लिखी हुई है कि 100 रुपए की बचत के साथ साथ, और इतने आइटम्स उसमें नज़र आ रहे हैं मुझे। और जब मैं फ्रीज़र में जाती हूँ सबरूसो के, कहीं पे भी जब मैं ग्रोसरीज के लिए जाती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या उठाऊँ और क्या ना उठाऊँ, क्या ही पराठे, क्या कचौरी, क्या समोसे, सीख कबाब, और इतनी वैरायटी है कि जनाब रमज़ान में डेली अगर आप 2-2 वैरायटी भी बनाएंगे ना तो भी ख़त्म नहीं होगी। और थर्ड वन, यानी कि लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मरहबा शरबत गुलबहार। जहाँ प्यार वहाँ पर शरबत गुलबहार। फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरकिया से तैयार करदा ये ऑर्गेनिक शरबत है, और रिफाइंड शुगर इसके अंदर शामिल है। आप चाहें तो पानी में इसको ऐसे ही डाल सकते हैं। हमने इसकी काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाई भी हैं, और एक और भी मैं ज़बरदस्त सी रेसिपी बना के दिखाऊंगी। अच्छा जी, आज मैं जो आपको बता रही थी रेसिपी का, कि हम जो ढाबों पर जाके खाते हैं, कि ढाबा स्टाइल जो चीज़ें होती हैं वो बड़ी ही मशहूर होती हैं, उनका ख़ास तड़का होता है, उनका ख़ास जायका होता है। आपने अंडा घोटाला ज़रूर सुना होगा कि ढाबे का अंडा घोटाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। तो अंडा घोटाला आज हम एक मॉडर्न वे में बनाने वाले हैं, और उसका हमने नाम दिया है एग मसाला। सो एग मसाला बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगी, एक अनाउंसमेंट करूंगी, वो ये कि अगर आप समझते हैं कि आपके अंदर कोई शेफ़ है
खाना पकाना जानते हैं या कोई ज़बरदस्ती रेसिपी आप बनाते हैं जो कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं, तो वो रेसिपी को वीडियो की फॉर्म में आपने बनाना है, अच्छा सा कंटेंट क्रिएट करना है, बोल के फेसबुक पेज पर आपको अपलोड करना है या हमें इनबॉक्स कर सकते हैं आप। और अगर आपकी रेसिपी सिलेक्ट हो जाती है तो आप जीत सकते हैं मरहबा की जानिब से ये बाइक जो इस वक्त आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। ये बाइक आपके घर जा सकती है, महज आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो कंटेंट अपना कुकिंग के साथ जो है वो करना है अपलोड, और साथ ही साथ जो दूसरे नंबर पे रेसिपी पसंद की जाएगी उसको जाएगी मरहबा की जानिब से ये LED टीवी जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें आपके घर भी जा सकती हैं। तो भाई इंतज़ार की घड़ियां जो है ना वो जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि ये लास्ट डेज रह गए, रमज़ान का तीसरा इशरा भी ख़त्म हो जाएगा देखते ही देखते। और आप जितनी जल्दी वो वीडियो अपलोड करेंगे उतनी जल्दी आप जीतने का मौके आपको होंगे मैसर। ये दोनों चीज़ें भी आप ले जा सकते हैं, बस रेसिपी अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और हमें जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। अच्छा जी, एग मसाला, वो जो एग मसाला मैं आपको बता रही थी बनाने का, यानी कि उर्दू में अंडा घोटाला, इसके लिए रेसिपी कार्ड जो है वो थोड़ी देर में शेयर हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं। ज़रा डिटेल रेसिपी है, कोशिश करूंगी कि विद इन 20 मिनट्स आपके साथ इसको शेयर कर दूं। लेकिन अगर हमारा कोई लाइव कट आ जाए, मैं अनाउंसमेंट कर दूं, क्योंकि आज 23 मार्च का दिन है तो हम बार बार कहीं ना कहीं आपको लाइव कट पे लेके जाते हैं। अगर लाइव कट आ जाता है बिलफर्ज तो ये सारी रेसिपी हमारे यूट्यूब बोल के यूट्यूब पेज पर अपलोड हो जाएगी। अदरवाइज हमारे फेसबुक के ऊपर भी चली जाती है ये रेसिपी, आप वहाँ से देख सकते हैं। सुबह 9 से 11 भी ये प्रोग्राम रिपीट होता है, आप तब भी देख सकते हैं, क्योंकि रेसिपी बड़ी मज़ेदार है तो देखना ज़रूरी है। चलिए जब हम आगाज़ करते हैं अपनी रेसिपी का, इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। तो आपको चाहिए इसके लिए जनाब 6 बॉइल्ड अंडे बॉईल करके आपने ऐसे रख लेने हैं। हार्ड बॉईल होने चाहिए अंडे, ज़रा मेक श्योर कीजिएगा। साथ साथ इसमें थोड़े से बादाम जाएंगे। 6 अंडों के साथ जो ग्रेवी बनती है उसमें ये 10-15 बादाम जो है वो काफ़ी हैं। अगर आप ज़्यादा भी डालना चाहते हैं तो इसके इट डिपेंड्स ऑन यू, जितना जायका आप इन्हांस करना चाहते हैं, लेकिन ये सफिशेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ जाएगा मार्जरीन 50 to 60 ग्राम्स, ये रखा हुआ है मार्जरीन। उसमें साथ साथ जाएगा 1 प्याली के करीब दही। ये दही आप देख रहे हैं, दही के बराबर में जो सफ़ेद सफ़ेद आप देख रहे हैं ये है क्रीम, किसी भी पैकेट की आप क्रीम ले सकते हैं। उसमें जाएगा लहसुन और साथ साथ जाएगी, अच्छा लहसुन का पूरा जो एक जवा होता है मीडियम साइज़, ये वो जवा है और उसको हमने छील के ऐसे कर दिया। अच्छा, कुछ चीज़ें इसमें मैं आपको समझाती हूँ, आपको ये इतना मोटा मोटा क्यों कटा हुआ है। अच्छा, इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया जो है जस्ट फॉर गार्निशिंग पर्पस के लिए यूज़ होगा। और साथ साथ इसमें जो मसाले ऐड ऑन होंगे वो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। इसमें जाएगी कुटी मिर्च, अगर कुटी मिर्च नहीं हो तो लाल साबुत मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ब्लेंडर में जाएगा इसमें साबुत गरम मसाला, कसूरी मेथी, धनिया जाएगा इसके अंदर आधा चाय का चम्मच जाएगी पिसी मिर्च और आधा चाय का चम्मच ही कुटी मिर्च जाएगी। नमक जो है वो हस्बे जायका जाएगा। साथ साथ इसमें थोड़ा सा हम जर्दे का रंग भी इस्तेमाल करेंगे, जस्ट फॉर एडिंग कलर के पर्पस के हवाले से। थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी जाएगा जर्दे का रंग, और साथ में जाएगी आधा चम्मच हल्दी। और ये जो गरम मसाला आप देख रहे हैं ये पिसा हुआ गरम मसाला है। पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर गार्निशिंग में इस्तेमाल होगा आधा चाय का चम्मच। और ये है ज़ीरा भी रोस्ट करके क्रश करके इसको रखा हुआ है। फ्रेश जो है ना, जब क्रश करते हैं उसकी खुशबू और उसका जायका बड़ा इन्हांस हो जाता है। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा आपको वर्बली बता देती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए। सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करके लहसुन, प्याज और कुटी मिर्च को डाल के थोड़ा सा नमक और मसाले ऐड करके इसका पेस्ट बनाएंगे। जब ये पेस्ट बना के हम इसको बना कर रख देंगे, ब्लेंड करेंगे इसको। उसके बाद अंडों को हम फ्राई करेंगे अलहदा थोड़े से मसालों के साथ, और फिर ये पेस्ट और अंडे को यकजा करके एक जगह पका के गार्निशिंग कर देंगे। तो ये बेसिकली स्टेप्स हैं इसके 3। चले हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हम ना इसमें बना लेते हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फ़ैन जो है प्लीज़ ऊपर अगर हो जाए, एसी का ये ब्लो पर कर दीजिएगा प्लीज़। ये मेरी जो आंच है इधर उधर जा रही है चूल्हे की। अच्छा जनाब, ये हमने डाला, और क्या जाने वाला है इसके अंदर, जो हम प्यूरी बनाने वाले हैं उसमें जाएगा सबसे पहले डालडा। जहां मामता वहां डालडा। और अभी भी आंच इससे इधर से उधर जा रही है एसी के ब्लो को, और थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा, थैंक यू। ये देखिए जनाब, डालडा जा रहा है, जहाँ मामता वहाँ डालडा। ये गया तेल इसके अंदर। टाइम हमारे पास है क्योंकि कम, तो हम कर रहे हैं जल्दी जल्दी काम। ये देखिए इसमें गया तेल, और ये मैं नॉन स्टिक है इसलिए मैं कम तेल डाल रही हूँ। अगर आपका पैन नॉन स्टिक नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए, अच्छा इसमें कोई गरम मसाला वगैरह भी ऐड नहीं करना है इसमें। अच्छा, और ये रहा मेरा चम्मच। जाएगी इसमें प्याज। ये देखिए प्याज है, 2 to 3 मीडियम प्याज हैं जो इसके अंदर जाने वाली हैं। ये देखिए, ये गई इसमें प्याज।
और ये प्याज गर्म होना शुरू हो गया। चाहे हम मोटी मोटी काट सकते हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। प्याज को आपने क्योंकि करना है, ब्लेंडर में ब्लेंड हो जाएगी। मैंने बारीक इसलिए काटी है ताकि मुझे ये पकानी है जल्दी, तो अगर मैं मोटी मोटी काटूंगी तो ये इतनी पक नहीं सकेगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बारीक काटा है। तो ये एग मसाला ज़बरदस्त आज तैयार हो रहा है। रेसिपी ज़रूर बनानी है, और अगर आपकी अपनी कोई रेसिपी है, आप चाहते हैं कि मैं उसे यहाँ बनाऊँ, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। वैसे अभी तक तो मेरे जितने भी मीठे बने हैं, 4 मीठे मैंने बनाए हैं, तो चारों का जो रिस्पांस है ना वो बहुत अच्छा गया है। मीठों पे आप लोग बड़ा रिस्पांस दे रहे हैं। ये मीठे जो हैं वो ईद के हवाले से भी, और ईद की भी जो हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन होगी ना, उसमें भी ज़बरदस्त आपको खाने में बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए जनाब, ये शुरू हो गया है। अच्छा, इसमें जाएगा ये लहसुन का, जो मैंने आपको बताया था कि एक जवा मीडियम साइज़ लेकर उसको बस ऐसे मोटा मोटा वॉश करके इसको ऐसे रख देना है, और ये प्याज के साथ जाएगा साथ में अंदर। अच्छा, साथ में हम जो है वो सफाई करते रहेंगे। ये प्याज के साथ गया लहसुन, क्योंकि ये हमें करना है ब्लेंड, तो लहसुन मैंने ऐसे ही डाल दिया है। अच्छा, इसके बाद हम अंडों को फ्राई करेंगे, और फिर ये आराम से दोनों मिक्स करेंगे, और आखिर में मिक्सिंग के बाद शुरू जी। और अच्छा, हमारा रेसिपी कार्ड जो है वो तैयार हो गया है, रेसिपी चार्ट तैयार हो चुका है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अंडा मसाला, इसका रेसिपी चार्ट ये है। ये एक मखसूस रेसिपी बना दी गई है, इसको आप कमोबेश अपनी तरफ से कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जी इसमें इतना ही डलेगा। अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं तो आप उसको ज़्यादा स्पाइसेस रख सकते हैं, ज़्यादा अंडे भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रेवी चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस चाहते हैं, ज़रा मिर्च और ऐड कर लीजिए, मसाले और ऐड कर दीजिए। तो ये मैंने जो रखा है सब कुछ माइल्ड रखा है, इसमें से कोई चीज़ बहुत ज़्यादा स्पाइसी। अच्छा जी, ये देखिए ये होने वाला है हमारा, ये शुरू हो गया है, प्याज पकना शुरू हो चुकी है। इसमें अभी मैंने आपके सामने प्याज डाली है, प्याज के साथ साथ मैंने इसके अंदर लहसुन डाला है, और मैं साथ में डाल रही हूँ ये बादाम इसके अंदर। बादाम भी इसके अंदर जाएंगे, और साथ में पड़ेगा इसमें अब थोड़ा सा मसाला। अच्छा, मैंने ना चिकन की जो क्यूब्स हैं, जो चिकन स्टॉक के लिए इस्तेमाल होती हैं, मैंने वो भी यहाँ पर रखी हैं, मैं उनका भी इस्तेमाल करूँगी। और उनमें नमक बहुत तेज़ होता है, तो हम नमक जो अपना इस्तेमाल करेंगे वो बहुत बराए नाम, बिल्कुल बराए नाम, ये 1 चुटकी, दैट्स इट, बस इतना। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कूटी हुई लाल मिर्च नहीं हो तो जो कश्मीरी मिर्च होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल साबुत मिर्च का भी इस्तेमाल हो सकता है। अभी मेरे पास जो है वो कुटी हुई मिर्च मौजूद है, इसलिए मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें। बस इसके अंदर ये जाएगा, और ये देखिए ये हमारा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। बस इसमें मैंने नमक बहुत मिनिमम डाला है, क्योंकि मुझे इसके अंदर चिकन स्टॉक के लिए वो इस्तेमाल करनी है, और वो ऑप्शनल है बाय द वे। अगर आप नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो ना करें, लेकिन ज़रा उससे ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है, क्योंकि मैंने उसको ज़रा सा मॉडर्नाइज किया, मॉडर्न वे में मैं उसको बना रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप उसको ऐसे डाल सकते हैं। और जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके ब्लेंड कर लेंगे। बस जनाब, ये देखिए, ये बस प्याज हमारी ऑलमोस्ट डन हो गई है। ये देखें, बस ये नीचे जा रही है, बस जैसे भुज जाए प्याज ना, बस हमें इतना करना है, इसको ब्राउन नहीं करना है, प्याज को वाइट ही रखना है, और ये थोड़ी बस भुजी भी होनी चाहिए। प्याज है, बादाम है, लहसुन है, ज़रा सा 1 चुटकी नमक है, और 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ऐड की है। अब मैं इसका कर रही हूँ चूल्हा बंद जी। चलें, आप अभी चार्ट देखिए ज़रा, ये देख लें, जल्दी से आप ये चार्ट देखें। मैंने इसको कर दिया है चूल्हे को बंद, और मैं थोड़ी देर में इसमें डालूंगी अंडे, और अंडे को मैं करूंगी फ्राई। जब तक कि मैं इसके आप चार्ट देख रहे हैं, मैं समझती हूँ कि मुझे जो है इसको, ये बहुत गर्म हो रहा है, लेकिन हमारे पास इस वक्त कोई चीज़ मौजूद है जी। ओके, अभी क्योंकि ये मसाला बहुत गर्म है तो मैं इसको किसी दूसरे में पलटा रही हूँ 2 मिनट के लिए, ताकि ये बहुत गर्म है तो इसको थोड़ी हवा लग जाए और ये हमारे लिए मसला ना बने, क्योंकि ब्लेंडर जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, आपको पता है ना, तो वो ऐसा ना हो कि वो ब्लेंडर जो है वो जल जाए। तो थोड़ा सा बस मुझे इसको हवा लगानी है, इस मसाले को। ये देखिए, जब तक इसमें लगेगी हवा, और हम इसको रख देते हैं यहाँ पर आराम से अलहदा। अच्छा, अब ना अंडों का टाइम आ गया, अब अंडे फ्राई होंगे, लेकिन अंडे जो ये मसाला अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी बस 2 मिनट में,
ज़रा सा इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम अंडे को फ्राई करेंगे। ये जा रहा है डालडा ऑयल, जहाँ डालडा वहाँ ममता। ये देखिए, ये आ गए अंडे के लिए तेल। बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, बस ये इतना काफ़ी है। ये देखिए ये। अच्छा, अब एक स्पेशल चीज़ मैं आपको बताऊं कि अंडों को ऐसे आपने लेके एक दो कट लगा देने। ये देखिए, बस हल्के फुल्के से। ये देख रहे हैं आप, ज़रा सा फोकस कीजिएगा प्लीज़। ये ऐसे ऐसे हल्का हल्का से कट लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो मसाला हम इसमें शामिल करेंगे ना, वो हल्का हल्का सा इसके अंदर चला जाएगा, तो उससे इसका कलर अंदर जब जाएगा तो ये बड़ा ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो ज़रा मेक श्योर कीजिएगा। लेकिन ऐसे भी नहीं गहरे कि आप उसे काट ही दें अंडे को, बिल्कुल ही वो 2 टुकड़ों में तकसीम हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। बस हल्के हल्के। ये देखिए, जैसे हम चिकन का वो कुछ बनाते हैं हम रोस्ट वगैरह, और उसके ऊपर हल्का फुल्का सा हम कट लगाते हैं, बस इसी तरीके से हल्के हल्के कट्स। ये देना। ये हो गए तैयार ये कट्स। अच्छा, अब इसके अंदर जो हमने तेल डाला है ना, तेल में ज़रा सा जाएगा मक्खन, ताकि इन्हेंस हो जाए जायका, और साथ में जाएंगे ये अंडे। ये देखिए, ये चले गए साथ में अंडे, और अंडों के साथ साथ जाएगी इसमें ज़रा सी हल्दी। बिल्कुल मैंने 1/4 के करीब हल्दी, और 1/4 टीस्पून के करीब ही जाएगा पिसी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ साथ जाएगा जर्दे का रंग। 1 चुटकी के करीब मैंने जर्दे का रंग इसमें ऐड कर दिया है। ये मैं 1 चुटकी मेरी आधी रह गई थी, इसलिए मैंने इसको कम कर दिया है। अब ये देखिए, अब इसको आपने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ हिलाएगा ऐसे, आपको टच करने की ज़रूरत ही नहीं है इसको इतनी। अब मैं थोड़ा सा इसको कर रही हूँ तेज़, क्योंकि हमारे पास टाइम जो है वो इतना होता नहीं है। ये देखिए, ये जो आप रंग देख रहे हैं ना, और ये जो आपने कट लगाए, ये कलर इसके अंदर चला जाएगा। जब आप उसको सर्व कर रहे होंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत मालूम होगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये जो मैंने कट लगाया था, ये नज़र आ रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये देखिए, हल्का फुल्का फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होगा, बस ये कलर आ जाए गोल्डन, फिर हम इसको निकाल लेंगे। अच्छा, इसके लिए मैंने एक ले लेती हूँ। ये देखिए, ये आना शुरू हो गया कलर, जितना खूबसूरत गोल्डन में चाह रहे। अब ये देखिए, अब आपको समझ आ रहा होगा जो कट मैंने लगाए थे तो वो मैंने क्यों लगाए थे। वो सारे कट्स के अंदर मसाला भर चुका है, और वो कट थोड़े से मज़े से सील से हो गए, मसाले उसके अंदर जा चुका है। बस अब हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, और मेरी कोशिश है कि मैं इसको करूँ। ये देखिए, बस फिर इसको हम निकालते हैं। ये देखिए, ये अंडे मैंने निकाल दिए। अब हमारा लास्ट स्टेप है पकाने का, वो हम करते हैं। ये अंडे हो गए मेरे तैयार, और मैंने अंडों को निकाल के रख दिया है। ये अंडे जब तक यहाँ होंगे, अब हम सिर्फ उसको ब्लेंड करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। क्या मुझे एक पतीला और मिल सकता है? ये अब हमारा बिल्कुल एक्सक्यूज़ मी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी घास इकट्ठी हो गई है, तो इसलिए मुझे ये हो रहा है। लेकिन मुझे पतीला मिल गया है। हमने इसमें जब मसाला फ्राई किया था, वो प्याज बनाया था, उसी पतीले में को हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कोई बात नहीं, ये भी साफ़ पतीला है, इसमें मसाले ही इस्तेमाल। अच्छा, बस अब ये लास्ट इसका वो रह गया है, काइंडली इसको ज़रा देख लें। ये देखिए, बस ये गया प्याज का जो हमने बनाया था ना, प्याज, लहसुन, कुटी मिर्च, नमक और डाला था हमने इसके अंदर, ये हमने वो कर दिया है। अब जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी शामिल किया, हल्का फुल्का सा, ताकि वो ब्लेंड हो जाए। और जनाब, जब तक ये जाएगा ब्लेंडर में, बस ये इसका लास्ट स्टेप है, दैट्स इट। ये नहीं ऑन हुआ है, जब तक आप रेसिपी कार्ड देखिए, और मेरी टीम जो है वो मेरा ब्लेंडर जब तक ठीक कर देगी। अच्छा, इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये है, इसमें थोड़ा सा तेल डालेगा, क्योंकि तेल ऑलरेडी काफ़ी डल चुका था मसाले में। तो डालडा मैं थोड़ा सा डालूँगी तेल, ताकि वो ऊपर से नज़र आ जाए मुझे। और ये मैंने किया है चूल्हा ऑन। ये देखिए, चूल्हा इसका मैंने ऑन कर दिया। अब इसमें जाएगा साबुत गरम मसाला। तो साबुत गरम मसाले में मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, थोड़ा सा ज़ीरा जाएगा, और जा रही है ये 2 अदद जा रही हैं इसमें सिनेमन, मतलब के दालचीनी, और 2 अदद जा रहे हैं बादियान के फूल,
एंड थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ 3 से 4 काली मिर्चें, दैट्स इट। और मुझे मिल गया है वो पेस्ट। मेरा ब्लेंडर में जो है ना मेरा पेस्ट तैयार हो गया जो मैंने आपको बताया है। अब सिर्फ आखिरी मराहिल है हमारे। ये जैसे ही ये तेल गरम हो गया, इसमें गरम मसाला मैंने ऐड किया है। अब जो प्यूरी मैंने बनाई है वो प्यूरी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, चूल्हा हम रखेंगे तेज़ क्योंकि वक्त की कमी है, तो आपके सामने मैं चाह रही हूँ कि सब कुछ मैं करके दिखा दूँ, कोई स्टेप मेरा मिस ना हो। ये जनाब बनना शुरू हो गया है और मेरी सर्विंग डिश भी तैयार रखी हुई है मैंने। अब देखिए इसमें जाएगा थोड़ा सा मक्खन जायके को इन्हेंस करने के लिए। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर मक्खन ऐड कर दिया है और इसके अंदर अब दही और ये जाएगा। साथ में थोड़े थोड़े से जाएंगे मसाले। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैं डालूंगी एक ये चिकन स्टॉक वाली क्यूब ताकि इसका जायका जो है वो मैं इन्हेंस कर सकूं, वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। साथ में अब मैं इसमें सारी चीज़ें डाल रही हूँ। ये देख लीजिए, ये है साबुत वो पिसा हुआ धनिया, ये है 1 टीस्पून के करीब। नमक मैं इसमें बिल्कुल कम डालूंगी क्योंकि चिकन स्टॉक की क्यूब डाल दी है। पिसी मिर्च जाएगी इसके अंदर थोड़ी सी, ये पिसी मिर्च क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी बना रही हूँ मैं। साथ में इसमें अंदर जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा, रोस्टेड और पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा साथ में। ये चला गया और थोड़ी सी गई 1 चुटकी के करीब हल्दी और ये हमारा सालन तैयार हो गया है। ये मैंने चूल्हा तेज़ किया हुआ है ताकि ये जल्द से जल्द पक जाए। साथ में अब इसमें जाएगा 1 प्याली दही। ये गया इसमें जनाब दही। अब जो आप समझ रहे थे कि स्पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, अब वो दही जाने की वजह से सारे स्पाइसेस माइल्ड हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप कि क्या ग्रेवी पक रही है। आपने चम्मच को चलाते जाना है। ये वो रेसिपी है जो आप लोग खाते हैं ढाबों के ऊपर जाके शौक से, और वो मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप ये रेसिपी, क्योंकि अंडे हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब वो सिर्फ और सिर्फ इसका लास्ट स्टेप है जो क्रीम डालेगी। ये साथ में हम साफ भी करते जाएंगे। ये देखिए, ये गार्निशिंग के लिए जो रखा था वो है। और ये अब आखिर में गया इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला थोड़ा सा, बाकी मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी। नमक मैं अभी भी इसमें कम ही डाल रही हूँ। ये जनाब ये देखें आप, तेल ऊपर आ चुका है मसाले के, यानी कि ये पक चुका है क्योंकि आंच भी तेज़ थी और जो प्याज की प्यूरी थी वो ऑलरेडी हम पका चुके थे, तो ये ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम ये इसके आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया। तेल ऊपर आने का इंतज़ार करना है आपको। तेल के ऊपर आते ही आपने किया चूल्हा कम और जनाब इसमें गई फिर क्रीम। ये इसमें मैंने डाली क्रीम। ये पूरा 1 पैकेट है क्रीम का जो मैंने इसमें साथ में शामिल किया है। इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ी और स्मूथ करने के लिए। ये देखिए जनाब, ये मेरी स्मूथ ग्रेवी हो गई है तैयार। अब मैं सिर्फ इसको मिक्स कर रही हूँ और अब ये सर्विंग की तरफ आ रहा है। हमारे पास कितना टाइम बाकी है, क्या हमारी टीम बता सकती है? बस हमारे पास 2 मिनट हैं। 2 मिनट में 2 मिनट बहुत है जनाब। ये बस तेल ऊपर आ जाए। ये आ गया है ऊपर तेल। ये देखिए गज़ब का तेल ऊपर आ चुका है। बस अब ये इसके अंदर जा रहा है। ये मैं जा रही हूँ सर्विंग डिश में और ऊपर से इसकी करेंगे हम गार्निशिंग। इसको लाल रंग का नहीं बनाइएगा। पिसी हुई मिर्च भी मैं कम का इस्तेमाल कर रही थी। बहुत ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैंने हरी मिर्चें रखी हैं, हम हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। ये हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और ये देखिए ये हो गया है। ये देखिए ये सारी गई इसके अंदर हमारी ग्रेवी। ये और अब इसमें हमने साथ में शामिल किए ये अंडे। ये आप देख सकते हैं कि ये अंडे जो हैं वो जा चुके हैं और ग्रेवी का जो तेल है वो हम थोड़ा सा इधर उधर फैला देंगे ताकि ये हमें नज़र आए। अब ये क्लोज, अब ये देखिए इसमें ये गया हरा धनिया। ये आप देख सकते हैं डेकोरेशन के लिए। हरा धनिया ना जब तक पड़े जब तक मज़ा नहीं आता है। अच्छा, हरी मिर्चें जानी है ऊपर से। ये लाल मैंने इंटेंशनली रखी हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो ऊपर से भी ज़रा खूबसूरत नज़र आए। ये आप देख सकते हैं इसमें मैंने डाली हैं हरी मिर्चें और साथ में गया हरा धनिया। और ये जनाब आपका तैयार हो गया एग मसाला ढाबा स्टाइल बट इन अ मॉडर्न वे। ये देखिए जनाब, ये आपका हो गया तैयार। अब मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि मेरा ये सेगमेंट हो गया ख़त्म। रेसिपी तैयार है। रेसिपी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके और फेसबुक पे जाके। ये थी एग मसाला की रेसिपी। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद। ख़ातिन हज़रात, जैसे कि हम आज प्रोग्राम के इब्तिदा से ही यौम पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहे हैं और ये भी आपको मालूम है कि मुल्क पाकिस्तान हमें माह रमज़ान में मिला। यौम पाकिस्तान पर दिन हमें अपने तमाम तर उन अजदाद की कुर्बानियों की याद दिलाता है। यानी कि शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमारे लिए एक आज़ाद वतन का ख्वाब देखा, फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की बुनियाद रखी और इस ख्वाब की ताबीर लेकिन उस 7 साल पहले हो गई थी, 47 से पहले, यानी कि 1940। आज ही का वो तारीख़ी दिन कि जब मीनार पाकिस्तान लाहौर, उस वक्त मंटो पार्क लाहौर पर तमाम तर जो क़यादत थी उस वक्त की, उन्होंने इन मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की थी। और यहाँ पे मैं ये नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक की तरफ से पेश करदा इस करारदाद की तायद यूपी के मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी खलीकुज़्ज़मा, पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, सरहद से सरदार औरंगज़ेब और सबसे पहली असम्बली जिसने पास किया था सिंध से सर अब्दुल्ला हारून, बलूचिस्तान से काजी ईसा ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 3 रोज़ा ये इजलास जारी रहा था और इजलास में 23 मार्च को, बहुत से लोगों के मुताबिक 24 मार्च, लेकिन 23 मार्च को करारदाद मंजूर कर ली गई थी। तो ख़ातिन हज़रात, नुज़ूल कुरान के माह में मिलने वाला ये प्यारा मुल्क पाकिस्तान, इसमें जहाँ दीगर बहुत तमाम तर लोगों की कुर्बानियाँ हैं, वहीं पे जो उलमाए कराम हैं उनका किरदार भी किसी भी तरह से पीछे नहीं है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ मदनी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप उनसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो वालेकुम सलाम। यौम पाकिस्तान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, तमाम तर देखने वालों को मुबारकबाद। मुफ्ती साहब, जहाँ इस मुल्क में एक आम आदमी से लेके सरहद पे खड़े सिपाही तक की गिरा कदर खदमात हैं, वहीं पे इस मुल्क को सोचने से लेके उस ख्वाब की ताबीर करने तक और उस ख्वाब की ताबीर से लेके इस मुल्क को तरक्की देने तक उलमा का किरदार किसी से पोशीदा नहीं है। मैं अगर नाम लूँ तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी है, मौलाना ज़फ़र अहमद थानवी हैं, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी शब्बीर अहमद थानवी और सैयद अबुल अला मौदूदी, ये तमाम तर वो नाम हैं और इससे बढ़ के भी बहुत से नाम हैं कि उलमा ने अपना किरदार अदा किया है फ़िक्र और सोच को परवान चढ़ा के इस मुल्क के लोगों की। मैं चाहूँगा पाकिस्तान के बनने में और तरक्की में उलमा के किरदार पर रोशनी फरमाइए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो सैयद फैसल साहब आपका शुक्रिया। और जहाँ तक आपने बात की यौम पाकिस्तान की, 23 मार्च की, पाकिस्तान के बनने की, तो ये सब शहादतों वाली बातें हैं, सब इनामात की बातें हैं। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरत दुहा के अंदर 3 बारे में फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। रब्बुल आलमीन जो तुम्हें नेमत अता फ़रमाए तुम उस नेमत का चर्चा किया करो, उसका तज़किरा किया करो। फिर दूसरे मकाम पर 13वें पारे में अल्लाह फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी नेमतों पर शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा अदा करूँगा, और ज़्यादा तुम पर नेमतों का इजाफ़ा करूँगा। तो पाकिस्तान का मिलना, पाकिस्तान के लिए आवाम का, उलमा का, कायदीन का जमा होना, किरदार अदा करना और उस किरदार में फिर कामयाबी पा जाना, ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। बुनियादी तौर पर तो पाकिस्तान का हुसूल एक नेमत, किसी नेमत से कम नहीं है, बहुत बड़ी नेमत है। और जिस तरह आपने शुरू में कहा कि रमज़ानुल मुबारक में ही, 27 रमज़ानुल मुबारक में ही अल्लाह ताला ने हमें ये अता फ़रमाया। अगर हम हिस्ट्री को देखें फैसल भाई, तो रमज़ानुल मुबारक जो है एक तरह से देखा जाए दुनियावी तौर पर तो ऐसा लगता है भाई रोज़ा होगा, ये बड़ी तकलीफ़ में होंगे, मुश्किल में होंगे, लेकिन रमज़ानुल मुबारक हमारी ताबनाक तारीख से भरा हुआ है। बदर हमें रमज़ान में मिलता है, फतेह मक्का हमें रमज़ान में मिलता है। और पाकिस्तान का मिलना भी ऐसे आम नहीं था कि थाली में रखकर आपको रख दिया, दे दिया गया है। लाखों कुर्बानियों के बाद, लाखों दिनों की जद्दोजहद के बाद जो है, कई कायदीन की कुर्बानियों के बाद, कई मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद 1857 से जिसका तसलसल शुरू होता है और 47 तक वो तसलसल जारी रहता है, उसके बाद जाकर पाकिस्तान का हुसूल होता है। जहाँ तक आपने बात की उलमाए किराम की किरदार की, तो आज भी पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में है कि जहाँ रिलीजियस जो रहनुमा है उनको फॉलो किया जाता है, उनकी बात को सुना जाता है। और 1947 से पहले ये ज़ोर और ज़्यादा था, ज़्यादा लोग दीनी रहनुमाओं की, उलमा की बात को सुनते थे। तो ये किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता कि उलमा का इसमें किरदार नहीं। कुछ नाम तो आपने लिए, लेकिन 1-2 नाम मैं भी इसमें शामिल करना चाहूँगा। अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और अब्दुल हमीद बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका बनारस में मज़ार भी मौजूद है, जिनको कायदे आज़म ने आकर जगह अलाट की थी। वो अलग बात है फैसल भाई, हमारी एक तारीख़ है कि हम अपने मोहसिनों के साथ क्या करते हैं, वो आज उस मज़ार का क्या हाल है वो एक अलग बात है। लेकिन ये वो किरदार है कायदे मिल्लत इस्लामिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जना रहमतुल्लाह ताला अलैह। खुद जब पहले तो आपको पता है, जो तारीख़ जानने वाले हैं, पहले एक मुश्तरिका मुल्क की तरफ बढ़ रहे थे
लेकिन जब मुश्तरका मुल्क से सिर्फ पाकिस्तान की तरफ आए तो इस मुकदमे को आवाम तक पहुँचाना इंतहाई मुश्किल था। इसके लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने उलमाए कराम को मुंतखब किया और ऑल इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस के नाम से कॉन्फ्रेंसेस होती रही पूरे पाकिस्तान हिंदुस्तान में, उस खित्ता अर्ज़ में, बर्र सग़ीर पाक व हिंद में, जहाँ उलमाए कराम हज़ारों के नहीं लाखों के मजमे जमा करते थे और वहाँ पाकिस्तान का ये पैगाम पहुँचाते थे। और फिर यही मुबारक दिन आया जो 23 मार्च 1940, जिसमें यह करारदाद मंजूर हुई। किसी भी काम की जो बुनियादी वजह और इल्लत होती है वो उसकी करारदाद होती है। पहले कागज़ी तौर पर, पहले किसी नज़रियाती तौर पर रहनुमा मुत्तफ़िक़ होते हैं, मुत्तफ़िक़ होकर 7 साल की अंत तक जद्दोजहद के बाद अल्लाह ताला ने यह मुल्क हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब, जैसे कि आपने बात की, कोई भी काम कर लेने के लिए सबसे पहले इरादा और नियत का होना बहुत ज़रूरी है। मुमलिकत खुदादाद ऐसे ही वजूद में नहीं आ गई, बिल्कुल किसी से कब्ज़ा छीन के ये ज़मीन नहीं बनाई गई है, बल्कि इसके पीछे एक वेल थॉट प्लान है। उसमें कायदे आज़म की वकालत भी है और उसमें तमाम तर लोगों की जाँफशानी से मेहनत भी है। आज जब हम देखते हैं, हम अपनी जो नई नस्ल है उसको बेराहरवी की तरफ देखते हैं, या हमसे ऊपर की जो नस्ल है हम उससे शिकवा करते हैं कि आप हमारे लिए क्या करके गए हैं। एक बेराहरवी, एक अफरा तफरी की सी कैफियत है। करारदाद पाकिस्तान में हम वो क्या चीज़ें हैं कि जो आज, और ख़ास तौर पे जो इस्लाम भी हमें सिखाता है एक मिल्लत की तरह जुड़ के रहने में, वो कौन सी ऐसी टीचिंग्स हैं कि जो आज हम फॉलो करें तो ये बेराहरवी या अफरा तफरी जो है इसकी राह हम इख्तियार न करें और एक साथ होके, एकजुट होके, इकट्ठ होके हम आगे बढ़ सकें। जी, सबसे बड़ी बात यह है ना कि बुनियादी जो हमारी वजह है, हमने ये मुल्क, ये ख़ित्ता, ये अर्ज़, ये टुकड़ा, मुबारक टुकड़ा जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह से मांगा, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप, अगर ये ना होता तो आप अपने जहन में फ़लस्तीन को ला सकते हैं, आप कश्मीर को ला सकते हैं। इस नेमत मौसुमा की आज़मत को समझने के लिए एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप उन कंट्रीज़ को अपने जहन में ला सकते हैं जहाँ आज जुल्म व सितम हो रहा है और हम एक आज़ाद सांस ले रहे हैं। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम है। नो डाउट इस 80 साल, तकरीबन 80 साल के अदवार में बहुत सारे फितने, बहुत सारे दुश्मनान पाकिस्तान इस मुल्क को नुकसान पहुँचाने के दर पे रहे, लेकिन बहुत सारे मुहाफ़िज़ीन भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की हिफाजत की। लेकिन फिर भी जिस मकसद, फैसल भाई आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं कहूँगा, हमने जिस मकसद के लिए, कायद आज़म की ख़ुद अपनी तकारीर में मौजूद है कि हमारा मकसद ये है कि हम ऐसा ख़ित्ता और ऐसा मॉडल दुनिया को पेश करें कि दैट इज़ द इस्लामिक रिलीजन मुल्क। ये एक दुनिया में एक इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर मदीना के तर्ज पर आज़ाद किया गया, मदीना के तर्ज पर आज़ाद किया गया। और यहाँ देखो किस तरह मुसलमान तिजारत करते हैं, किस तरह मुसलमान जो है अपनी इबादत का एहतमाम करते हैं, अपने अक़लियतों का ख्याल करते हैं, अपनी रिलेशनशिप, यानी मुकम्मल एक ज़ाब्ता अखलाक जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, उसकी मुकम्मल परफॉर्मेंस के लिए ये मुल्क हमने आज़ाद किया। इसकी आज़ादी के लिए जद्दोजहद की और लाखों में कुर्बानियाँ दी। हम उस रास्ते से जो ना किसी और रास्ते की तरफ लगा दिए गए, फितनों और समझ लें कि साजिशियों की तरफ वजह से तो हम किसी और तरफ चले गए, बंटवारे की तरफ चले गए। और यही वो दिन आता है कि बार बार हम इस तजदीद करें, अपने तजदीद वफा करते हैं। साहब, हमारे पास आखिर में 1 से 1.5 मिनट का वक्त है। मैं चाहूँगा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आपसे गुजारिश है कि आज के दिन पे दुआ फरमाइए कि ये मुल्क जो है एक बार फिर यगानगत की राह पे चल पड़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन इलाहुल आलमीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। आज के इस मुबारक दिन में, रमज़ान मुबारक की इस बाबरकत घड़ी में, अफ्तार जहाँ करीब है, मौला करीम इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन ता सुबह क़यामत इसे शाद व आबाद फरमा। इलाहुल आलमीन इसमें रहने वाले तमाम मुसलमानों की, तमाम पाकिस्तानियों की माल, जान, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। जो इसकी हिफाजत कर रहे हैं दिल जान से, अपनी मौला करीम अपनी ताकतों से, अपनी काविशों से, इलाहुल आलमीन उनकी भी हिफाजत फरमा। हमारे अफ़वाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, हमारी तमाम फोर्सेस की हिफाजत फरमा। और इस मुल्क की जिस तरह जो जिस अंदाज से वेलफेयर कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो तालीम के शोबे में हो, चाहे वो तिजारत के शोबे में हो, इकनॉमिक्स के शोबे में हो, या इलाहुल आलमीन सबको मजबूत फरमा। इलाहुल आलमीन आखिर में
जिस मकसद के लिए और जिस अजीम नीयतों के साथ ये मुल्क हासिल किया गया कि करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो निज़ाम आज से 1450 साल पहले लाए, जो कुरान और हदीस में निज़ाम मौजूद है, उस निज़ाम को नाफिज करने के लिए ये मुल्क आज़ाद किया गया। इलाहुल आलमीन हम सब को उसके निफाज में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। हमें मुखलिस और मौला करीम ईमानदार हुक्मरान नसीब फरमा। करप्ट हुक्मरानों से, करप्ट मुआशी मौला करीम अफराद से और हमारे मुल्क में रहने वाले करप्ट अफराद से हमारी हिफाजत फरमा। इस मुल्क में जो शरीर हैं, जो ज़ालिमीन हैं, या अल्लाह उन सब की शरारत और जुल्म से मुल्क को, मुल्क के तमाम बासियों को महफूज फरमा। या अल्लाह, या रब्बल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, हमें मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। अपने किरदार को भी संवारने और दूसरों को भी इस्लाह की दावत देने की तौफीक अता फरमा। बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। ख़ातिन हज़रात, आज के शो से हमें दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि जब तक ये मुल्क कायम है, इस मुल्क की खिदमत हम और आप मिलकर करते रहेंगे। जी, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।